नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडीहॉलिक में। आज हम एक न्यू टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमने दो देशों की कहानियों के बारे में पढ़ा अपनी पिछली वीडियोस में। तो वो दो देश कौन से थे? एक तो बेल्जियम था, एक श्रीलंका था। तो इसमें बात कर रहे हैं हम बेल्जियम की। तो बेल्जियन लीडर्स जो थे उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने। उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया। सन 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया और उसमें कुछ अरेंजमेंट्स किए जो सभी लोगों को एक ही देश में रहने के लिए इनेबल कर सके। और ये जो अरेंजमेंट्स इन्होंने की थी ये किसी भी दूसरी कंट्री से काफ़ी अलग थी और काफ़ी इनोवेटिव भी थी। अब हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स के बारे में जो कि बेल्जियन मॉडल से लिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि जब ये 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया तो बेल्जियम में कुछ चेंजेस किए गए। उन चेंजेस में अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या थी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होने लगी। अब जो भी स्पेशल लॉज पास किया जाना था उसे अब हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स की मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता था। अब कोई भी सिंगल कम्युनिटी एक तरफा डिसीजंस नहीं ले सकती थी। दूसरे पॉइंट में हमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आश्रित नहीं थी, उससे इंडिपेंडेंट थी। अब जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी ब्रसल्स, उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट का निर्माण किया गया जिसमें दोनों कम्युनिटीज के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के प्रस्ताव को इसलिए माना क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के इस प्रस्ताव को डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने भी मान लिया था। तीसरा जो एलिमेंट है उसमें हमें बताया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे तरह की सरकार का भी निर्माण किया गया। इस सरकार को नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट का और इसे हर एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग इलेक्ट कर सकते थे। जैसे मान लो डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, ये जो गवर्नमेंट थी इसके पास कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को लेकर पावर्स थी। अब इन तीन एलिमेंट्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप सोच रहे होंगे कि बेल्जियन मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो बेल्जियन मॉडल है ये केवल आपके लिए ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बल्कि बेल्जियम में रह रहे लोगों के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स इन्होंने की थी ये काफ़ी अच्छी साबित हुई। इन्होंने दो कम्युनिटीज़ के बीच में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को होने से रोका और जो भी कंट्री का लिंग्विस्टिक लाइंस पर डिवीजन हो सकता था उसको भी इन्होंने रोका। एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज एक साथ आकर यूरोपियन यूनियन बना रही थी तो ब्रसल्स को ही उसके हेडक्वार्टर्स के रूप में चुना गया। अब हमने इन दो कहानियों से क्या सीखा जो कि बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड थी? हमने ये जाना कि दोनों डेमोक्रेसीज थी लेकिन उन्होंने पावर शेयरिंग के मुद्दे से अलग अलग तरह से लड़ाई की। बेल्जियम में लीडर्स ने ये रियलाइज किया कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हम हर एक कम्युनिटी के लोगों की, हर एक रीजन्स के लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। ऐसी रियलाइजेशन के कारण बेल्जियम में एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स की गई जिससे पावर शेयरिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए। श्रीलंका एक हमें एग्जाम्पल देता है। ये हमें बताता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने फोर्स को, अपने डोमिनेंस को वायलेंस के थ्रू या फोर्स के थ्रू दूसरों पर थोपना चाहती है और पावर को शेयर करने से मना करती है तो ये चीज़ देश की यूनिटी को भंग कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।